हेलो एवरीवन। आर्ट एंड कल्चर के देखिए इस वीडियो में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे भारत की मूर्तिकला को। बहुत ही देखिए छोटा सा टॉपिक है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से भी हमको देखने को मिलते हैं, तो अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस लेक्चर के फ्लो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राचीन कालीन मूर्तिकला को, जिसमें हम हड़प्पा कालीन मूर्ति मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मौर्यकालीन मूर्तिकला को डिस्कस करेंगे। देन मौर्योत्तर कालीन मूर्तिकला सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें हम गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है। इसके बाद हम गुप्तकालीन मूर्तिकला को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में गुप्तोत्तर कालीन मूर्तिकला को। तो ये प्राचीन कला की मूर्तिकला को हम इस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद मध्यकालीन मूर्तिकला को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम राजपूत कालीन मूर्तिकला, सल्तनत कालीन मूर्तिकला और मुगल कालीन मूर्तिकला पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आधुनिक कालीन मूर्तिकला को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में भारत के प्रमुख मूर्तिकार को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखिए बात करें प्राचीन कालीन मूर्तिकला की, तो फ्रेंड्स भारतीय उपमहाद्वीप में मूर्तिकला के जो सबसे पुराने साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, वो हमको उच्च पुरापाषाण काल में मिलते हैं। भारत में प्रथम मूर्ति जो है वो बेलन नदी घाटी में लोहादा नाला, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश है, वहाँ से मिलती हैं। यह मातृ देवी की एक मूर्ति है। पर अगर हम देखिए मूर्तिकला के वास्तविक विकास की बात करें तो वो हमें हड़प्पा सभ्यता से ही देखने को मिलती हैं। प्रारंभ में मूर्तिकला और चित्रकला जो है वो देखिए एक ही साथ हुआ करती थी, परंतु धीरे धीरे ये दोनों अलग हो गए। भारत एक धार्मिक प्रधान देश है, इसी कारण भारतीय मूर्तिकला पर धार्मिक प्रभाव जो है वो हमको देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम हड़प्पा कालीन मूर्तिकला से। तो फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से हमको अनेक मूर्तियां जो है वो प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा काल में मूर्ति निर्माण के लिए कांसा, पत्थर और टेराकोटा का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब पकी हुई मिट्टी का। सिंधु घाटी समाज हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो माता को सर्वोच्च मानते थे। इसी कारण इस काल की अनेक स्त्री मूर्तियां जो है वो हमको देखने को मिलती हैं। सिंधु घाटी के स्थल मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई महिला की एक कांस्य मूर्ति और 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है। तो ये हमने हड़प्पा कालीन मूर्तिकला को डिस्कस किया। आगे देखिए हम बात करते हैं मौर्यकालीन मूर्तिकला की। मौर्यकालीन मूर्ति की बात करते हैं तो इसके प्रमाण और साक्ष्य जो है हमें साहित्य और पुरातात्विक दोनों स्रोतों से प्राप्त हुए हैं। मौर्य राजा अशोक के काल में राजकीय मूर्तिकला और लोक मूर्तिकला निर्मित की जाती थी। अशोक के स्तंभों पर पशु की आकृतियां जो है वो देखने को मिलती हैं, जो कि एक राजकीय मूर्तिकला को दर्शाती हैं। जबकि अशोक के काल की ही यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, देवी देवता, राक्षस, इनकी मूर्तियां जो है वो लोक मूर्तिकला को दर्शाती हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, स्तूपों का निर्माण जो है वो मौर्य काल में ही प्रारंभ हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये। मौर्य काल में मूर्ति निर्माण के लिए केवल पत्थर और मिट्टी का ही उपयोग किया जाता था, धातु का उपयोग नहीं किया जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मौर्य काल की मूर्तियों के देखिए कुछ एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें तो बिहार के रामपुरवा से प्राप्त नटुआ बेल की मूर्ति बहुत ही ज़्यादा देखिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में देखिए इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित सारनाथ का सिंह स्तंभ, ओडिशा में स्थित धौली का देखिए हाथी स्मारक और बिहार के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति, ये सभी देखिए मौर्य काल की प्रमुख मूर्तियां हैं। तो ये हमने मौर्य काल की देखिए इंपॉर्टेंट मूर्तियों को डिस्कस करा। इसके बाद देखिए हम मौर्योत्तर कालीन मूर्तिकला को डिस्कस करेंगे, जो कि देखिए इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। मौर्योत्तर काल में व्यवस्थित मूर्तिकला शैली का जो है वो विकास देखने को मिलता है। इस काल में मूर्तिकला की 3 प्रमुख शैलियां जो है वो देखने को मिलती हैं, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। इन तीनों शैली का विकास जो है वो हमको इसी काल में देखने को मिलता है। मौर्योत्तर काल की मूर्तिकला मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से अधिक प्रभावित थी। बुद्ध की मूर्तियों के साथ साथ इस काल में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण भी देखने को मिलता है। चलिए एक एक करके तीनों शैलियां हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गांधार शैली की। तो देखिए कुषाण काल में गांधार एक ऐसा प्रदेश था जहां पर एशिया और यूरोप की कई सभ्यताएं जो थी वो एक दूसरे से मिलती थी। कुषाण काल के दौरान भारतीय कला पर यूनानी का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। इस प्रभाव के कारण देश के पश्चिम उत्तर प्रदेशों में कला की एक नवीन शैली का जो है वो विकास देखने को मिला, जिसे गांधार शैली कहा जाता है। गांधार शैली का विकास जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। ये कला शैली जो है मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तिकला शैली है, जिसका उदय
कुषाण राजा कनिष्क प्रथम के समय में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। गांधार शैली का विकास जो है वो देखिए हमको कुषाण काल में देखने को मिलता है। इस काल में जो मूर्तियां बनाई जाती थी उसमें देखिए भूरे रंग के पत्थर और काले स्लेटी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। बौद्ध मूर्तियों के अलावा इस गांधार शैली में कुछ देवी मूर्तियां भी बनाई गई थी। इनमें देवी रोमा की मूर्ति जो है वो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिवीजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। इसके बाद देखिए आती है हमारी मथुरा शैली। मौर्य उत्तर काल मतलब कुषाण काल के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा में जिस शैली का विकास हुआ उसे मथुरा शैली के नाम से जाना जाता है। मथुरा कला शैली स्वदेशी कला है। इस शैली पर तीनों धर्मों यानी हिंदू, जैन और बौद्ध का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। मथुरा शैली में मूर्तिकला के लिए चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके बाद देखिए आती है अमरावती शैली। अमरावती शैली मूर्तिकला का विकास जो है वो अमरावती में होने के कारण इसे अमरावती मूर्तिकला शैली कहा जाता है। अमरावती दक्षिण भारत के गुंटूर जिले के पास स्थित है। अमरावती शैली का विकास जो है मौर्य उत्तर काल में सातवाहक राजाओं के काल में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। सातवाहक राजाओं के काल में देखिए किस शैली का विकास हुआ, अमरावती शैली का। अमरावती शैली मूर्तिकला जो है यह भी एक देखिए स्वदेशी कला है। यह मूर्तिकला आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। अमरावती शैली में सफ़ेद संगमरमर का देखिए इस्तेमाल किया जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। इस मूर्तिकला पर मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो ये देखिए हमने अमरावती शैली को देखिए अच्छे से डिस्कस किया। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब गुप्तकालीन मूर्तिकला की। गुप्त काल में देखिए मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास जो है वो देखने को मिलता है। इस काल में ब्राह्मण मतलब हिंदू, जैन और बौद्ध देवताओं के प्रतिमा का निर्माण जो है वो किया गया था। गुप्तकालीन स्थल सारनाथ, मथुरा, पाटलिपुत्र ये गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। गुप्त काल में मूर्तियां जो थी वो मिट्टी, पाषाण और धातु तीनों रूप से निर्मित की जाती थी। ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में मूर्तिकला पर सर्वाधिक प्रभाव जो है वो हिंदू धर्म का देखने को मिलता है। इस काल की देखिए कुछ अगर हम प्रमुख मूर्तियों की बात करें तो सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की देखिए ताम्र मूर्ति, देवगढ़ की शेषशाही विष्णु मूर्ति, सारनाथ से प्राप्त धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, उदयगिरी से प्राप्त देखिए वराह अवतार मूर्ति, ये सभी देखिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इनसे भी देखिए क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं गुप्तोत्तर कालीन मूर्तिकला की। गुप्त काल के बाद देखिए मूर्तिकला का विकास जो है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। इस काल में बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्म से संबंधित अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां जो है वो बनाई गई थी। तो ये हमने डिस्कस किया देखिए प्राचीन काल की मूर्तिकला। आगे अब हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन मूर्तिकला को। सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे इसमें राजपूतकालीन मूर्तिकला की। राजपूतकालीन मूर्तिकला मंदिरों, किलों और महलों में देखी जा सकती है। राजपूत काल की देखिए अगर हम प्रमुख मूर्तिकला की बात करें तो महाबलीपुरम, ममलपुरम के रथ, एलोवेरा में कैलाश मंदिर, एलिफेंटा की मूर्ति, ये सभी देखिए राजपूत काल की प्रमुख मूर्तिकलाएं। इसके अलावा ओडिशा, खजुराहो, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण में
पल्लव, चोल और होयसला मंदिरों की मंदिर वास्तुकला राजपूत कालीन मूर्तिकला का ही देखिए एग्जाम्पल है। तो ये हमने राजपूत कालीन मूर्तिकला को अच्छे से डिस्कस किया। आगे देखिए सल्तनत कालीन मूर्तिकला की बात करें तो अरब आक्रमणकारी और सल्तनत काल के शासक मूर्तियों को तोड़ना इस्लाम धर्म की सेवा तथा धार्मिक कर्तव्य मानते थे, जिसके कारण उन्होंने भारतीय मूर्तिकला पर घातक प्रहार किया। मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण में दिल्ली, आगरा और अजमेर में स्थित लगभग समस्त प्राचीन धार्मिक स्थलों की मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। सल्तनत काल में मंदिर एवं मूर्तिकला के निर्माण पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। इसीलिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उत्तर भारत में मूर्तिकला का विकास जो है वो बिल्कुल ठप हो गया था। इसके बाद देखिए आता है मुगल कालीन मूर्तिकला। मुगल काल में भी देखिए भारत की मूर्तिकला का विकास जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं ये भी देखिए कट्टर मुस्लिम शासक थे और मूर्ति बनाना बिल्कुल पाप मानते थे। उन्होंने देखिए अनेक मंदिरों और उनकी मूर्तियों को तोड़ा था। इनके विपरीत अकबर ने मूर्तिकला को बढ़ावा दिया था। जहांगीर ने भी देखिए कुछ मूर्तियां जो है वो बनाई थी, पर उसके बाद जो शासक हुआ था औरंगजेब, उसने देखिए मूर्तिकला को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया। औरंगजेब के काल में मूर्तिकला को सर्वाधिक देखिए हानि हुई थी। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो औरंगजेब के काल में ही हुआ था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये देखिए हमने डिस्कस किया मध्यकालीन मूर्तिकला को। इसमें राजपूतकालीन मूर्तिकला में ज़रूर हमको देखिए मूर्तिकला का विकास देखने को मिला था, पर सल्तनत कालीन और मुगल कालीन देखिए मूर्तिकला में मूर्तिकला का धीरे धीरे देखिए ह्रास देखने को मिला। आगे देखिए बात करते हैं अब आधुनिक कालीन मूर्तिकला की। आधुनिक कालीन मूर्तिकला की देखिए हम बात करें तो आधुनिक भारत में कला के क्षेत्र में 1906 ईस्वी तक दो ही स्वरूप देखने को मिले। पहले स्वरूप के अंतर्गत विदेशी कलाकार यूरोपीय शैली की मूर्तिकला का प्रयोग कर रहे थे, और दूसरा पारंपरिक भारतीय कलाकार भिखारिन पनिहारिन जैसे कि सामान्य विषयों पर ध्यान जो है वो केंद्रित कर रहे थे। वर्तमान में आधुनिक मूर्तिकला व्यक्तिगत या फिर सामाजिक कुरीतियों जैसे विषयों पर आधारित है। तो ये देखिए आधुनिक कालीन मूर्तिकला, इसमें ज़्यादा हमको डिटेलिंग में जाना नहीं है। लास्ट में देखिए भारत के प्रमुख मूर्तिकारों को अगर हम डिस्कस करें तो राम किंकर बेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्रुव मिस्त्री, धनराज भगत, जी रविंदर रेड्डी, अनीश कपूर, सोमनाथ होरे, सांखो चौधरी, सुदर्शन पटनायक और रामवंजी सुतार, ये सब देखिए भारत के प्रमुख मूर्तिकार हैं। इनमें से फ्रेंड्स देखिए दो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, राम किंकर बेज और रामवंजी सुतार। राम किंकर बेज की हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में देखिए इनका जन्म हुआ था। एक भारतीय देखिए प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। राम किंकर बेज को आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए रामवंजी सुतार की बात करते हैं। रामवंजी सुतार भारत के एक देखिए सुप्रसिद्ध मूर्तिकार, इन्हें 1999 में पद्मश्री, 2016 में देखिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हीं के द्वारा गुजरात में स्थित लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की देखिए सर्वाधिक ऊंची मूर्ति लगभग 182 मीटर की वो बनाई गई हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रामवंजी सुतार। ठीक है, तो ये देखिए हमारा मूर्तिकला का टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्राचीन कालीन मूर्तिकला में देखिए मूर्तिकला का विकास जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, मध्यकालीन मूर्तिकला के दौरान देखिए कहाँ पर विकास देखने को मिला और कहाँ पर मूर्तिकला की हानि देखने को मिली। चलिए फ्रेंड्स, एक लास्ट में क्वेश्चन आंसर टेस्ट की तरफ चलते हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, भारत में प्राचीनतम मूर्तिकला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? कहाँ से प्राप्त होते हैं? बेलन नदी घाटी से। ए आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मौर्य काल के दौरान मूर्तिकला में निम्न में से किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था? देखिए मौर्य काल में केवल पत्थर और मिट्टी का उपयोग किया जाता था, धातु का उपयोग नहीं किया जाता था। तो यहाँ पर सी आंसर। गांधार शैली का विकास कब आरंभ हुआ? कब आरंभ हुआ था? कुषाण काल में। मूर्तिकला की मथुरा शैली का विकास किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किस मूर्तिकला की शैली में होता था? तो फ्रेंड्स अमरावती मूर्तिकला शैली में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया जाता था। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। मौर्य काल के दौरान नटुआ बेल की मूर्ति किस राज्य से प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिहार से प्राप्त हुई हैं। मूर्तिकला की अमरावती शैली का विकास किस वंश के दौरान हुआ? किस वंश के दौरान हुआ? सातवाहन वंश। देखिए सारे क्वेश्चन कितने आसानी से लग रहे हैं। अगर आप डिटेलिंग अच्छे से कंप्लीट करोगे
तो बड़ी आसानी से आप सारे क्वेश्चन लगा लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूर्तिकला की अमरावती शैली का विकास किस नदी घाटी में हुआ? देखिए, अमरावती शैली जो है ये दक्षिण भारत से संबंधित है। तो दक्षिण की तरफ की नदी देख लो, कौन सी है? एक ही मात्र देखिए, गोदावरी नदी। मूर्तिकला पर सर्वाधिक हिंदू धर्म का प्रभाव किस काल में देखने को मिला? किस काल में देखने को मिला? गुप्त काल में देखने को मिला। खजुराहो मंदिर कला किस काल से संबंधित है? देखिए, खजुराहो मंदिर कला राजपूत काल से संबंधित है। मुगल काल में किस बादशाह के काल में मूर्तिकला का सर्वाधिक ह्रास हुआ? तो फ्रेंड्स, मुगल काल के दौरान देखिए, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मूर्तिकला का सबसे ज्यादा देखिए ह्रास हुआ। उसने कई हिंदू मंदिरों को देखिए तुड़वाया था। गुजरात में स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति का निर्माण किसने किया? किसने किया? रामवंजी सुतार ने किया। मैंने आपको देखिए दो इंपॉर्टेंट नाम बताए थे, एक राम किंकर बेज जिन्हें आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है, और रामवंजी सुतार जिन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति को बनाया है। स्तूपों का निर्माण किस काल में प्रारंभ हुआ? तो स्तूपों का निर्माण देखिए मौर्य काल में हुआ। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राम किंकर बेज को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से देखिए हमने सॉल्व कर लिए। आई होप आपने भी देखिए सारे क्वेश्चन सही करे होंगे। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमने सारी इन्फॉर्मेशन को याद कर लिया है। अगर आप इसी तरीके से जीएस को पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल वे में एंड सिस्टमेटिक तरीके से, एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं। 100 आवर जीएस के अंदर मैंने 6-7 सब्जेक्ट्स आपको इसी तरीके से पढ़ाए हुए हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, कॉन्सेप्ट से, इमेजिनेशन, ट्रिक से, बहुत ही सिंपल वे में हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। एंड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उसी पर बेस्ड हमने थ्योरी को कवर किया है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में मैंने इस कोर्स को आपके लिए डिज़ाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सके। इसके अलावा दोस्तों, कोर्स के अंदर मैंने आपको 3500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉक टेस्ट दिए हैं। लगातार जो अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस, एंड जिन क्वेश्चन की एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन सभी का कलेक्शन बनाकर आपको मॉक टेस्ट दिए हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर आप 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा 100 आवर को ज्वाइन करने का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।